हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है टीयर 1 का। 50 दिन से भी कम समय रह गया है, इसलिए खूब जम के पढ़ाई करिए, सिलेबस टाइमली कंप्लीट करिए और खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में सेट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। ये जो अभ्यास डीपीक्यू सीरीज है ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है आपके एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे है और इसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 22 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम दैट वॉन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो इस प्रश्न में ही विजेता का नाम छुपा हुआ है और वो विजेता कौन है? भारतीय महिला टीम। ठीक है, तो 2025 में जो आईसीसी का जो आईसीसी है, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? ये 2025 ये कहां पे हुआ आपका? ये इंडिया में हुआ था। और जितने भी पाकिस्तान के मैच थे वो आपके श्रीलंका में खेले गए थे। तो वेन्यू क्या, वेन्यू आपसे कोई पूछ ले कहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो ये इंडिया में आयोजित की गई थी। और ये 50 ओवर मैच, 50 ओवर टूर्नामेंट था, 50 ओवर्स वाला टूर्नामेंट था। अब क्या है कि जो आपके आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें आपके एक 20 ओवर मैच होता है, 50 ओवर मैच होता है और क्रिकेट का भी अब वर्ल्ड कप होने लगा है। ठीक है, तो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, और आपके ऑप्शन क्या है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा। तो भारतीय वोमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, और दीप्ति शर्मा को क्या दिया गया? दीप्ति शर्मा को आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसमें देख लो, हम देख लेते हैं 2025 में ये भारतीय महिला टीम ने पहला विश्व कप जीता। 2025 में आपका भारत ने जीता, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2017 में इंग्लैंड ने, 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2009 में इंग्लैंड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, भारत का ये पहला खिताब है, ये भी भारतीय महिला टीम का ये पहला खिताब है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि 2026 में जो आईसीसी, 2026 में जो आईसीसी का आपका मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप, इसको कौन जीता? वर्ल्ड कप विनर कौन है? इसका विनर कौन है? ठीक है, ये आपको बना। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? आईसीसी के चेयरमैन, चेयरमैन ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ये दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोफ्यूल प्रोजेक्ट अंडर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने अपनी नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की योजना शुरू की? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी क्या है? राजस्थान। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए, एग्जाम में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये हमारे करंट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, इसको किस गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स क्या होते हैं आपके? कोई आपसे पूछे बायोफ्यूल, बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स क्या है आपके? जो ये एक तरीके की रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स, फ्यूल्स
ड्राइव्ड फ्रॉम बायोमास, ये बायोमास से ड्राइव्ड होते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम बायोमास। ठीक है। और जो हमारी इंडिया की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, फ्यूल पॉलिसी 2018 ने 2018 में भारत में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की गई। और इस बायोफ्यूल पॉलिसी के अनुसार आपके जो बायोफ्यूल्स हैं उन्हें कई जनरेशन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं, ये कौन से बायोफ्यूल्स होते हैं, जो कि आपके ड्राइव्ड फ्रॉम शुगर, ठीक है, स्टार्च, ये फर्स्ट जनरेशन आपके इनसे ड्राइव्ड होते हैं। और वेजिटेबल स्ट्रॉ, वेजिटेबल ऑयल्स। फिर सेकेंड जनरेशन आता है आपका, सेकेंड जनरेशन में आपका क्या होता है, नॉन एडेबल बायोमास होते हैं, नॉन एडेबल बायोमास। ठीक है। फिर आपका थर्ड जनरेशन में क्या आएगा, एल्गी बेस्ड, एल्गी बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कई कैटेगरीज के बायोफ्यूल्स हैं। बायोफ्यूल्स क्या है, बायोमास है और एक रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है। कई सारी इनिशिएटिव भी लागू की गई हैं, जैसे कि आपकी एथोनल 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 ब्लेंडेड प्रोग्राम, जिसमें क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है। 20% तक पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है, एथेनॉल ब्लेंडेड इन पेट्रोल। बायोडीजल भी है, ये सब आपके वो है, आपके क्या है, बायोफ्यूल्स हैं। और बायोफ्यूल्स के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रखी है, पीएमजी वन योजना, वन योजना। ठीक है। एक सेट पॉलिसी भी है, सेट स्कीम। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सेट स्कीम किससे संबंधित है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में बायोफ्यूल पॉलिसी कब लागू की गई। आपको कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल आपकी ये होते हैं, सेकंड ये होते, सेकंड नॉन एडिबल बायोमास होते। तो ये आपको मालूम होना चाहिए इतना। ठीक है। सही जवाब क्या है इसका, ये अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये इंडियन रेलवे पर बेस्ड है। ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए। पहला स्टेटमेंट देखते, इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड इन 1951, भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण 1991 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। भाई, आज़ादी से पहले जो भारत में जो रेलवे लाइन थी, जो रेलवे ऑपरेशन था, वो प्राइवेट हैंड्स में था, प्राइवेट लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे। 1991 में जो जितनी भी भारत में रेलवे कंपनीज थी, उनको राष्ट्रीयकरण कर एक कंपनी बनाई गई और वो है इंडियन रेलवे। अब सारी जो इंडिया में रेलवे ऑपरेशन है वो कौन ऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत में आपका 1951 में नेशनलाइज किया गया। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया रेन इन 1925 बिटवीन बॉम्बे बीटी एंड कोडला, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में बॉम्बे बीटी और कोडला के बीच चली। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 में, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, बॉम्बे टू थाने। लेकिन यहां आपसे क्या पूछा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो ये 1925 में चलाई गई थी। द न्यूएस्ट रेलवे जोन इन इंडिया इज साउथ कोस्ट रेलवे विथ हेडक्वार्टर इन विशाखापट्टनम, भारत का नवीनतम रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में इंडियन रेलवे आती है। इंडियन रेलवे है, इसको सबसे पहले हम किस में डिवाइड करते हैं, जोन्स में। इंडियन रेलवे को आप एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए इंडियन रेलवे को कई सारे जोन्स में डिवाइड किया। कितने जोन्स में डिवाइड किया गया, 19 जोन्स में।
ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्पिरेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कई बार इंडियन रेलवे पे बेस क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, 19 तो जोन है, इस 19 जोन में आपका कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। कोलकाता जो मेट्रो है इसको इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है, कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। अच्छा, जोन्स के बाद क्या आते हैं? जोन्स के बाद आते हैं डिविजन्स। जोन्स के बाद आएंगे डिवीजन। डिवीजन तो जोन को कौन हेड करता है? जोन को जनरल मैनेजर हेड करता है, डिवीजन को आपका जो डिविजनल हेड होता है वो हेड करता है। ठीक है। अच्छा, हर जोन का एक मुख्यालय है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस जोन का क्या मुख्यालय है। जैसे नॉर्थर्न रेलवे है, जैसे इसमें आपसे क्या पूछा, साउथ कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? विशाखापट्टनम। तो ये स्टेटमेंट आपका सही भी है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 1 और 2 दिया गया है ओनली। ऑप्शन बी में 2 और 3 दिया गया है। ऑप्शन सी में 1 और 3 दिया गया है। ऑप्शन डी में आपका तीनों स्टेटमेंट दिए गए। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है। और भारत में रेलवे कब स्टार्ट किया गया था? इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है 1853 में। ठीक है, बॉम्बे से एंड ठाणे के बीच में। राष्ट्रीयकरण किया गया 1991 में। ठीक है। और आपके जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो आपकी बॉम्बे बीटी से कोरला के बीच में। और जो यदि रिसेंट इनिशिएटिव की बात करें इंडियन रेलवे की, तो आप कवच के बारे में जानते होंगे। कवच के बारे में मालूम होना चाहिए। ये क्या है कवच? एंटी कॉलिजन डिवाइस, जो कि रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए बनाया गया। एंटी कॉलिजन डिवाइस। अभी रिसेंटली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स स्टार्ट की गई, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई जाएगी। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन किन 2 स्टेशनों के बीच में स्टार्ट की गई है। ये मैंने इससे पहले वाले सेट में इसको कवर्ड भी किया है, स्लीपर ट्रेन। और भारत का जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है कितनी लेंथ का है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। असर्शन क्या दिया गया? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें। देखिए, असर्शन रीजन में एक तो एक स्टेटमेंट होता है जो असर्शन का रूप होता है, उसके बाद उसका रीजन। असर्शन में कुछ दिया जाता है, उसी की एक्सप्लेनेशन आपका रीजन में दिया जाता है। फिर उसके बेस पे 4 ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि भाई क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है, क्या रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन। ये हमेशा ऑप्शन नंबर ए का पार्ट होता है। ऑप्शन बी में दोनों ही ट्रू होते हैं और आर बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना नहीं होती है एक ही। ये और ऑप्शन सी में ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी में क्या ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। तो सबसे पहले इसको अप्रोच करने का क्या तरीका होता है? हमें सबसे पहले हमें असर्शन को रीड करना है कि वो सही है कि गलत है। फिर हमें रीजन को देखना है कि वो सही है कि गलत है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाइड करना है कि क्या रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये तो एक प्रॉपर लेआउट होता है जिस आधार पे ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम असर्शन को देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश टू द क्राउन। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है भाई। अभी आपसे पूछ रहा है क्या है? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। तो ये क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर प्रशासन चलाने को तैयार नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, 1897 की क्रांति होती है। 1897 की क्रांति ने ये प्रूव कर दिया था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत को रूल नहीं कर सकती, भारत को अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर सकती है। उसको एक और उसकी जो फेलियर हुई थी, जो उसकी मिलिट्री फेलियर हुई थी, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस एक्ट के माध्यम से जो भारत का जो साम्राज्य, जो भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी
भूमि जीती थी, जो भी अपना साम्राज्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खड़ा किया था, वो ट्रांसफर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन पे हो जाता है। मतलब कि अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश की महारानी थी वो रूल करेंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि उसकी टेरिटरीज को ट्रांसफर किया जाए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो अब क्या इसका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट था। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फ्यूचर देख लेते हैं। ये कब इनेक्ट किया गया था? ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इसको इनेक्ट किया गया था। इसने क्या कर दिया था? इसने अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड ऑल द पावर ऑफ। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी पावर्स थी उनको सबको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अच्छा, 1897 के बाद जो पहले क्या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसके बाद एक नया पद बनाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया। और पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये नया ऑफिस क्रिएट किया गया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी स्टेट कौन होता था? जिसका पूरी एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता था जिसकी जिम्मेदारी क्या होती थी? भारत से संबंधित मामलों को देखना। ओके, ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, पहले आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, वो सब कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये सबको अबॉलिश कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों का उपकरण इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया था? ये आपसे पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें एक प्रोविजन था। वो प्रोविजन क्या था? आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस। तो ये प्रोविजन जो है आपके जो भारत का संविधान बनता है उसको किस रूप में इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जोड़ा गया था। और आपके ऑप्शंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और इमरजेंसी प्रोविजन। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो आपके किस नेचर के थे? वो ही आपके आगे जाके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बने। तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट एक बात ये भी बोली जाती है कि हम कहते हैं कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके कहां से लिए गए थे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहां से बोरो किया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये मेंशन था, किस रूप में मेंशन था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में मेंशन था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे वो ही आगे जाके आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भारत का संविधान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक्ट ही गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। मौलिक अधिकार के रूप में हम कहां से प्रभावित हुए थे? हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित हुए थे। ये चीज मैं बार बार इतनी डिटेल मैनर में इसलिए बताता हूं जिससे कि ये सारी चीजें आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएं। बार बार चीजों को आप देखेंगे तो सेट हो जाए। और फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहां से प्रभावित हुए? आपके यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। और
कमेंट में आप मुझे बताइए इमरजेंसी प्रोविजन के मामले में हम कहां से इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। और इनके पार्ट भी आपको क्लियर होंगे। ये पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, पार्ट 3, ये आपके पार्ट 4 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये आपके पार्ट 4A में मेंशन किया गया है, 4A। और इसको 42वें संविधान संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए मैं मेंशन करता हूं कि आपको एक तरीका भी मालूम चल पाए कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द लेफर कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है। तो लेफर वर्ग किस ग्राफिकल निरूपण करता है, ठीक है। तो ये आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि लेफर कर्व जो है, इकोनॉमिक्स में आप लेफर कर्व्स देखेंगे, एक किन दो चीजों के संबंधों को बता रहा है। और आपके ऑप्शंस क्या है? आर रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड एब्सोल्यूट रेवेन्यू, दिस रेट जनरेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका कर दरों और इन कर दरों से सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के बीच विपरीत संबंध। ऑप्शन सी क्या है? द इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण में असमानता, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरणीय गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध। तो जो लेफर कर्व होता है, लेफर कर्व क्या बताता है? आपका टैक्स रेवेन्यू, एक तरफ टैक्स रेवेन्यू रहेगा आपका, टैक्स, ये एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट। और इस कर्व के अनुसार जो ये वाई एक्सेस हो गया आपका और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे हम क्या रखते हैं? टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट। मतलब ये देखिए, इसके बाई एक्सेस पे क्या रखेंगे हम? देखिए इसमें कुछ गलत मेंशन किया गया, या बाई एक्सेस पे रखेंगे हम टैक्स रेट, ठीक है। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, इसको टैक्स रेट रखेंगे और इस पे हम क्या रखेंगे? टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और यदि टैक्स रेट आपका 0 है, ये 0 रहेगा आपका, और ये आप मान लीजिए 100 है, ठीक है। यदि टैक्स रेट आपका 0 है तो टैक्स रेवेन्यू भी आपकी 0 होगी। टैक्स रेट आपका 0 है तो टैक्स रेवेन्यू भी आपकी 0 होगी, टैक्स रेवेन्यू 0 होगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है भाई। और यदि टैक्स रेट आपका 100 है तब भी आपका टैक्स रेवेन्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि जब टैक्स रेट 100 होगा तो कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। फिर तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जो एक व्यक्ति कुछ भी अर्न करेगा, गवर्नमेंट पूरा पूरा उसको एज ए टैक्स ले लेगा, तो कोई व्यक्ति काम ही क्यों करेगा? तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, इसलिए कोई गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। तो 100 और टैक्स रेट, तो लेफर कर्व क्या बताता है कि आपको जो गवर्नमेंट को जो टैक्स, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक ऐसे रेट पे मैक्सिमम मिलेगी जो कि इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको? एक रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड एब्सोल्यूट रेवेन्यू, दिस रेट जनरेट फॉर द गवर्नमेंट। तो लेफर कर्व किससे संबंधित हो गया आपका? सिंपल सा इतना याद रखना, लेफर कर्व संबंधित है गवर्नमेंट के टैक्स रेट से और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। और जो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी है, ये कौन सा है आपका? फिलिप्स कर्व। ये मैंने पिछले वाले सेट पे भी इसको डिस्कस किया था, फिलिप्स कर्व। और एक गिनी कॉफिशिएंट होता है, गिनी कॉफिशिएंट, गिनी कॉफिशिएंट। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि जो दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी, इनमें से गिनी कॉफिशिएंट से संबंधित कौन है, ठीक है। तो इस कर्व को आप अच्छे से याद रखिएगा कि लेफर कर्व
किन दो चीज़ों को दर्शाता है? टैक्स रेट और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है गवर्नमेंट को उससे। और हमेशा जो टैक्स रेट होना चाहिए वो एक एक मतलब इस लेवल पे होना चाहिए जिससे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे और आपका गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी मैक्सिमाइज करे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत के संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी क्या है आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी यूनियन पावर कमेटी थी, संविधान सभा द्वारा गठित यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको भी ये फैक्ट आपको मालूम होगा कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए कई सारी कमेटीज का गठन किया था, और उन कमेटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, एक कमेटी हो गई आपकी मेजर कमेटी, मेजर कमेटी और माइनर कमेटी। ठीक है, मेजर कमेटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, एक तो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरी आपकी यूनियन पावर कमेटी हो गई, यूनियन पावर कमेटी हो जाती है आपकी, यूनियन पावर कमेटी। फिर आपकी प्रोविंशियल कमेटी थी एक, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी हो गई। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिन्हें हम डिटेल में जब हम पॉलिटी का लेक्चर कर रहे होंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। जितनी भी यूनियन नाम से कमेटी होंगी उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और प्रोविंशियल कमेटी को किसने हेड किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल। ये कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो कमेटीज और कमेटीज के अध्यक्ष कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, और इसके अन्य सदस्य कौन थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और एक 7 सदस्यीय कमेटी थी, इसी ने भारत की संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, फिर उस पर संविधान सभा में उस मसौदे पे डिस्कशन हुआ, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए। फिर तो ये एक आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच रूलर स्टार्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग? मुगल चित्रकला शैली की शुरुआत किस शासक ने की थी? और आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है बाबर, आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन है हुमायूं, आपके अकबर, जहांगीर। तो ये सब क्या है? मुगल एम्परर है। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, फिर आपके औरंगजेब, औरंगजेब। तो ये तो आपके 6 इंपॉर्टेंट मुगल रूलर हो गए। उसके बाद हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं मुगल एम्परर्स को? लेटर मुगल एम्परर्स, मुगल एम्परर्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अच्छा, मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किस बैटल के बाद रखी गई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1526 में। और उससे पहले क्या था? दिल्ली सल्तनत का रूल। बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा आपको याद कराने के लिए इसको लिख रहा हूँ। और ये 1206 से लेके 1526 तक इनका पीरियड रहता है। ठीक है, उसके बाद मुगल आएंगे,
मुगल कब तक रहेंगे? 1857 तक, ठीक है। ऑफिशियली तौर पे 1857 के बाद, जब अभी हमने डिस्कस भी किया, 1858 में आपका ब्रिटिश क्राउन भारत को रूल कर रहा होता है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने इसकी शुरुआत की थी। हुमायूं ने दो दो इंपॉर्टेंट पर्शियन पेंटर थे, एक मीर सैयद अली और आपके अब्बास समद। ये दो व्यक्ति थे, दो इंपॉर्टेंट पेंटर थे। हुमायूं इनको कहाँ से लेकर आया था? पर्सिया से लेकर आया था। हुमायूं ने पर्सिया से लेके आया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो मुगल पेंटिंग है उसकी शुरुआत आपकी हुमायूं ने रखी। इसको आगे ले जाने, इसको डेवलप करने की, जो अकबर के पीरियड में ये अपने अकबर ने इसको डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जहांगीर के टाइम में ये अपने चरम सीमा पे थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग के बारे में यदि हम बात करें, पेंटिंग के बारे में बात करें तो आपकी एक पेंटिंग है हमजानामा। ये एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और एक तूतीनामा, ठीक है। ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट झोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए गए और उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस बनाए गए। इट इज अ डांस इन कुमाऊं बाय मिक्स्ड सर्किल ऑफ मेंस एंड वुमेन ड्यूरिंग स्प्रिंग फेयर। इसे कुमाऊं में बसंत मेलों के दौरान पुरुषों और महिलाओं द्वारा मिश्रित वृत्त बनाकर नाचा जाता है। तो ये बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि ये कुमाऊं का डांस है और इस डांस में महिला और पुरुष मिक्स्ड सर्किल बना के डांस करते हैं। कब करते हैं? ड्यूरिंग स्प्रिंग फेयर्स, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है द डांस इज अकम्पनीड प्राइमरली बाय द हरका ड्रम, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। अच्छा, जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड को हम दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक कुमाऊं रीजन हो गया उनका, कुमाऊं रीजन, और एक गढ़वाल रीजन हो गया, वॉल रीजन, ठीक है। तो ये आपका देखिए उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, कुमाऊं रीजन कौन सा है आपका? उत्तराखंड का ऐसे समझ लीजिए, उत्तराखंड का मैप है। तो उत्तराखंड का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ये आपका कुमाऊं रीजन है। इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ठीक है। और जो इसका वेस्टर्न साइड है वो आपका गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल रीजन, इसलिए, ठीक है। तो ये जो डांस है आपका झोरा डांस, ये आपका कुमाऊं रीजन में परफॉर्म किया जाता है। और ये एक मिक्स्ड डांस है। मिक्स्ड डांस मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों इसको परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग फेयर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, एक और डांस है उत्तराखंड के। यदि इंपॉर्टेंट डांस देखें तो उत्तराखंड के डांस में यदि हम देखते हैं, एक आपका चोलिया डांस है, छोलिया डांस, ये आपका उत्तराखंड से। ये कैसा डांस है? स्क्वाड डांस है आपका, स्क्वाड डांस। और ये भी आपका कुमाऊं रीजन से संबंध रखता है, कुमाऊं रीजन से है, कुमाऊं रीजन, ठीक है। आपका फिर पांडव नृत्य है, पांडव नृत्य हो गया आपका, पांडव नृत्य है। एक आपका ये आपका गढ़वाल रीजन में परफॉर्म किया जाता है, गढ़वाल रीजन में। जब गढ़वाल रीजन में ही आपके चार धाम हैं, जैसे आपके गंगोत्री, आपकी केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
ये सब आपके गढ़वाल रीजन में है। कोई आपसे पूछे कि जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जिसको हम चार धाम बोलते हैं, ये किस उत्तराखंड के किस रीजन में है, तो ये आपके गढ़वाल रीजन में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल रीजन में। ठीक है, कई सारे पासेस भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, जैसे नीति पास, माना पास, ये सब आपके उत्तराखंड में, माना पास। ठीक है, लेपू लेक पास, आप मुझे कमेंट में बताइएगा लेपू लेक पास कहाँ पे है, पास कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखिए एक क्वेश्चन से हमने आपके डांस एंड ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिया, हमने ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिया। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो उससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आपका गंगा रिवर भी आपकी उत्तराखंड से निकलती है, गंगा रिवर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 348, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351। तो सही जवाब क्या रहेगा? देखिए, पार्ट 17 आपका किससे संबंधित है? पार्ट 17 आपका संबंधित है लैंग्वेजेस से। ठीक है, लैंग्वेजेस से। तो जो आर्टिकल 343 है ये हिंदी को क्या डिक्लेयर करता है? एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। ये चीज याद रखिएगा, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपके कितने आर्टिकल शामिल है? आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इसमें शामिल है। ठीक है, और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो बी हमारा यहां सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द यूनियन बजट प्रपोजल रेयर अर्थ कॉरिडोर इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट। केंद्रीय बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर कितने राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो अभी जो रिसेंटली जो बजट पास किया गया, बजट 2026 और 27, उसमें आपके 4 कॉरिडोर प्रपोज किए गए, 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 2 दिया गया, ऑप्शन बी में 3 दिया गया, ऑप्शन 3 में 4 दिया गया, ऑप्शन डी में 5 दिया गया। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सी आपका सही जवाब है। अच्छा, ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ प्रपोज किए गए हैं? ये आपके उड़ीसा में प्रपोज किए गए हैं, आपके आंध्र प्रदेश में प्रपोज किया गया है, तमिलनाडु में प्रपोज किया गया और केरला में। ठीक है, अच्छा, ये रेयर अर्थ क्या है भाई? रेयर अर्थ कॉरिडोर क्या है? तो जो रेयर अर्थ मेटल हैं उनसे ये संबंधित है। आपको मालूम ही होगा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इसमें चाइना का प्रीडोमिनेंस, चाइनीज प्रीडोमिनेंस, मतलब चाइना का एकाधिक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल है। ठीक है, और रेयर इनको, अच्छा, रेयर अर्थ मेटल्स को रेयर्स क्यों बोलते हैं? इनको रेयर क्यों बोलते हैं? ये देखिए, इनको रेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक जगह में बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये रेयर इसलिए नहीं है कि ये इनकी अमाउंट कम है, ये रेयर इसलिए है क्योंकि इनकी जो मात्रा है किसी एक जगह पे बहुत ही सीमित रहती है, इस वजह से इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और रेयर अर्थ मेटल्स आपके जो आधुनिक जीवन शैली है, आपके ट्रांसफार्मर है, एआई है, ईवी व्हीकल्स हैं, प्रिसिशन गाइडेड जो वेपन्स हैं, उन सब में इनका ह्यूज एप्लीकेशन है, ब्रॉड एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जाता है। और चाइना रेयर अर्थ मेटल्स पे आपका कंट्रोल करता है, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने बीच में रेयर अर्थ सप्लाई करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पेयर इज पार्ट ऑफ द प्रपोज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। निम्नलिखित में से कौन सा शहरों का जोड़ा प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्या है।
ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आपका बेसिकली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है आपका जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया जाए, जापानीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें भारत को सहयोग कौन कर रहा है, जापान उसको सहयोग कर रहा है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जो है वो आपका कहाँ बनाया जा रहा है, मुंबई से लेके अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में आपका भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये संभावित है कि 2027 में ये ऑपरेशनल भी हो जाए, ठीक है। तो ये अभी करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, ठीक है। अच्छा, तो जो बजट अभी रिसेंटली जो बजट आपका 2026-27 पास किया गया, उसमें 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई है, ठीक है, और 7 कही गई है। अब आपसे ये पूछा है कि जो चार वो जो ऑप्शन दिए गए, क्या यहाँ पे रेलवे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे। ऑप्शन ए है मुंबई टू पुणे, ठीक है। जो प्रपोज्ड 7 कॉरिडोर हैं उसमें मुंबई से पुणे आपका शामिल है, तो ये भी सही है। हैदराबाद टू बेंगलुरु, ये भी सही है। दिल्ली टू बनारसी, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इस वजह से इसका सही जवाब क्या रहेगा, डी आपका सही जवाब रहेगा। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा बाकी 4 प्रपोज कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो आपको कमेंट में मुझे वो 4 प्रपोज कॉरिडोर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस हिमालयी नदी की सहायक नदी है। और आपके ऑप्शन क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और यमुना। तो आपसे ये पूछा है कि लोहित नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो लोहित आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, तिब्बत से ये निकलती है, तिब्बत से। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक है। ये इसको तिब्बत में कहा जाता है, भारत में तो इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। अच्छा, इसकी और कुछ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज में आपकी सुबनसिरी, ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियों से होता है, ठीक है। एक मेन नदी है और उसकी कई सारी सहायक नदियां होती हैं। तो सुबनसिरी, मानस, आपकी कामेक, देहांग, ये सब क्या है, आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तीस्ता, ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। गंगा कहां से निकलती है, आपकी गोमुख से या गंगोत्री ग्लेशियर से। तो और इंडस आपकी कहां से निकलती, ये भी तिब्बत वाले रीजन से ही निकलती है, ठीक है। और यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ्स इकोसिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समूह महत्वपूर्ण प्रवाल वृत्ति पारितंत्रों के लिए जाना जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, बे ऑफ बंगाल कोस्ट एंड डेल्टा, बंगाल की खाड़ी और तट और डेल्टा, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर मेजर रिवर माउथ, भारत के पूर्वी तट पर प्रमुख नदियों के मुहाने के पास। ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, डीप सी ट्रेंच इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर की गहरी समुद्र की खाई। तो ये आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि कोरल रीफ्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ जिसको आप प्रवाल भित्ति
पारीतंत्र भी बोलते हैं। ये भारत के कहाँ 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 देखने को मिलेगा? गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं भारत में। तो सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द एक्सटेंसिव चेंज इट इंट्रोड्यूस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के कारण किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को प्राय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भाई ये बात मैं कई बार आपको दोहरा चुका हूँ, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि भाई मिनी भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो ये आप ऑप्शन क्या क्या है? 44वां संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन को आप क्या बोलते हो? 42वें संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने बहुत संविधान में व्यापक बदलाव किए थे, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये 76 में पास किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ये पास किया गया था, गांधी गवर्नमेंट। और कब पास किया गया था? ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान इसको पास किया गया था, ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो आपकी 1975 में जो लागू की गई थी इमरजेंसी, तब इसको पास किया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन ने जो बदलाव किए थे उसको सही करने के लिए आपके दो अलग संविधान संशोधन पास किए, 43rd और 44th। तो याद रखिएगा कि जो संविधान ने बहुत सारे बदलाव किए थे उनमें उसको सही करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन जो सही नहीं थे, या उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो जुडिशरी थी उसने जिनको सही नहीं माना, वो उनको सही करने किया गया आपके 43rd और 44th को आप 44th भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही राइट टू जो प्रॉपर्टी एक्ट था उसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल कैटेगरी से हटा के आपका किस आर्टिकल में रख दिया गया? आर्टिकल 3। ये मैं बहुत बार इसको दोहराया क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने एंटी डिफेक्शन एक्ट, जो आपका 10th शेड्यूल है, ये आपका 10th शेड्यूल आपका 52nd के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। और 10th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि 86 किससे संबंधित है, ठीक है। 86 भी एक लैंडमार्क की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन एक्ट था ये। तो ये आपका किससे संबंधित है? अगला प्रश्न देखते हैं, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेस और गामा रेस। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक आपकी मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अच्छा, इन वेव्स को आप किस आधार पर कैटेगराइज करते हो? वेवलेंथ और या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेस की, गामा रेस की। उसके बाद एक्स रे की, एक्स रेस की।
उसके बाद आपकी अल्ट्रा वायलेट रेस की, उसके बाद विजिबल रेस की, विजिबल रेस, और उसके बाद आपकी किसकी रहेगी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर आपकी माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब है। अच्छा, इनका ये क्या है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, डाउन, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी आपकी, सॉरी, वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या बढ़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और इनकी एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है एच म्यू, ठीक है। ई क्या हो गई, एनर्जी हो गई, और म्यू क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो वेवलेंथ और जो, ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है, जो इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, आपकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और वेवलेंथ और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और किसी की जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो आपसे ये पूछा किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी गामा रेस की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में अलग अलग रूप में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्सरे, निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की, और आपके ऑप्शंस क्या है, मैरी क्यूरी, ठीक है, जे थॉमसन, ऑप्शन सी है W.C. रोहिंटन, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये तो आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस ही किया, एक्सरे क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी किसने की, तो सही जवाब है आपका W.C. रोहिंटन ने इसकी खोज की। मैरी क्यूरी भी एक लीडिंग साइंटिस्ट रही हैं, और इन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी जो शब्द है इन्हीं ने ही कॉइन किया था, रेडियो एक्टिविटी। पोलोनियम एक एलिमेंट है, उसकी इन्होंने खोज की थी, ठीक है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। और चैडविक ने किसकी खोज की थी, आपकी न्यूट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन किस तरीके का पार्टिकल होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। प्रोटॉन किस तरीके का चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ठीक है, और न्यूट्रन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और एक एटम होता है, एटम में आपके एटम के सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके, ठीक है। और भी कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, ये इसके सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द CCUS स्कीम लॉन्च इन द बजट इज रिलेटेड टू विच कंसेप्ट, बजट में शुरू की गई CC योजना किस अवधारणा से संबंधित है,
तो ये आपसे ये पूछा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म आपको दिया गया है और आपका CCUS शब्द से क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कार्बन कैप्चर, ऑप्शन बी क्या, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ऑप्शन बी क्या है क्लीन कोल यूजेज सिस्टम, ऑप्शन सी है कार्बन कंट्रोल यूटिलिटी स्कीम, ऑप्शन डी है क्लाइमेट कंट्रोल यूटिलिटी स्कीम। तो जलवायु नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। तो CCUS शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। कार्बन कैप्चर क्या होता है? देखिए, कार्बन कैप्चर जो कंसेप्ट है इसका सिंपल साधारण भाषा में ये है कि जो भी आपकी, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी किसी पावर प्लांट से निकल रही है, जो भी सोर्स है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही उसको कैप्चर कर लिया जाए। ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी, उन्हीं टेक्नोलॉजी को आप क्या बोलते हो? कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले ही कैप्चर कर लें, ऐसी जो तकनीक होती है उन्हें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज कहते हैं। फिर इनको स्टोर कर लिया जाता है अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड हैं उनमें स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अथॉरिटी डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल? किस विधेयक को मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि जो मनी बिल है उसको कौन, उसकी डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो आर्टिकल 110 है वो किससे संबंधित है? आपका मनी बिल से संबंधित है। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो फाइनल अथॉरिटी होती है किसी बिल को ये बताने के लिए कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं है। तो सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। मनी बिल के मामले में राज्यसभा की बहुत ही सीमित शक्तियां होती। मनी बिल हमेशा कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये याद रखिएगा, लोकसभा। और मनी बिल के संबंध में राज्यसभा की सिर्फ आप मनी बिल राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन तक ही रह सकता है और राज्यसभा सिर्फ अपनी सलाह दे सकता है। उसकी सलाह आप लोकसभा को मान हो या ना हो उससे कोई परवाह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर अंडर विच एक्ट? अरालम वन्य जीव अभयारण्य किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया? तो जो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में है, ठीक है। अभी ये आपसे ये पूछ रहा है कि इसको सेंचुरी बनाया गया तो उसकी कानूनी वैधता क्या है? किस कानून के तहत आपने इसको सेंचुरी अभयारण्य घोषित किया? और आपके ऑप्शंस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो जो जितने भी हमारी कंट्री में नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको आप जो इनको आप किस एक्ट के तहत बनाते हैं? इसको बनाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज दोस्ती इज अ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड अमॉन्ग विच कंट्रीज? अभ्यास दोस्ती 17 किन देशों के बीच आयोजित की गई? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, भारत, श्रीलंका और मालदीव, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार,
भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, भारत, नेपाल और भूटान, और ऑप्शन डी क्या है, इंडिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो देखिए जो डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज दोस्ती है, ये आपकी किस तरह की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दोस्ती, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। तो ठीक है, अब कोस्टल कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, देखिए भाई नेपाल तो कोस्टल कंट्री है नहीं, लैंडलॉक कंट्री है। भूटान भी आपकी किस तरह की कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री। जो एक्सरसाइज दोस्ती है, दोस्ती 17, ये आपकी किस किस के बीच में हुई, ये हुई आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड, आपकी श्रीलंकन कोस्ट गार्ड और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो बरोना एक्सरसाइज है, बरोना, ये एक्सरसाइज किन किन दो कंट्री के बीच में होती है, बरोना एक्सरसाइज। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन कल्याण इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, पवन कल्याण। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फॉर्मली इंडक्टेड द रेयर सामुराई मार्शल आर्ट ऑनर। तो वह दुर्लभ सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान को औपचारिक रूप से प्राप्त करने वाले भारतीय बने। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। सामुराई आर्ट फॉर्म आपकी कहाँ से, किस कंट्री से संबंधित है, ये आपकी संबंधित है जापान से। ठीक है, जापान से। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में बोथ 1 एंड 2 दिया गया। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कलारू पट्टू कहाँ से संबंधित है। ठीक है, कलारू पट्टू और थांग था, ये भी दो मार्शल आर्ट फॉर्म हैं और ये भारत के किन दो राज्यों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन, अल्पाधिकार वह बाजार स्थिति है। ठीक है भाई, देयर आर फ्यू फर्म्स, ऑप्शन क्या है, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, कुछ फर्में निकटवर्ती विकल्प, कुछ फर्में आपकी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ऑप्शन बी है, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग इंटायरली डिफरेंट गुड्स, देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कुछ फर्में पूरक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ऑप्शन डी है, देयर आर 2 और मोर मोनोलिस्टिक फर्म्स। ठीक है, तो जो ओलिगोपोली सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन होती है, इसमें क्या होती है, कुछ फर्म्स ही आपकी क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उदाहरण है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की ज़रूरतें इस तरीके से पूरी की जाएं कि भविष्य में उनकी कमी ना हो, या भविष्य की जो जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशंस है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि भविष्य में उनकी कमी ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप परिभाषा समझ गए हो तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए में क्या, ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर विदाउट रिचार्जिंग। भाई यदि आप ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करेंगे विदाउट रिचार्ज तो भाई समय के साथ वो ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाएगा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या, कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री। अब भाई पेड़ पौधों को, जंगलों को यदि आप काट देंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी के लिए एक अनुकूल जीवन, मतलब सभी के लिए जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध हों।
ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सेसिव माइनिंग विदाउट रेगुलेशन। जब आप एक्सेसिव माइनिंग करेंगे तो उससे कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर, ठीक है, जब आप रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपका बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होने की मुख्य वजह क्या है कि भाई पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो हमें ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे लिए समस्या का विषय बनी है। लेकिन यदि हम जो भी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम सोलर और विंड पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये वो समस्या कम हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट आप देख रहे होंगे सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेट नंबर 22 का लास्ट क्वेश्चन है ये। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 61, ऑप्शन बी है आर्टिकल 75, ऑप्शन सी है आर्टिकल 76 और ऑप्शन डी क्या है आर्टिकल 356। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति पर आर्टिकल जो 61 है ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अच्छा, ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट ये सिर्फ राष्ट्रपति के संबंध में ही इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी पदाधिकारी के लिए हम रिमूवल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, आर्टिकल 76 किससे संबंधित है और आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, ठीक है। और क्या किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर अभी इतने साल हो गए, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट कर लिए हैं, तो क्या किसी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है कि नहीं चलाया गया है, या मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट नंबर 22 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप अभ्यास डीपीक्यू सीरीज को जब कभी भी अभ्यास डीपीक्यू सीरीज जब आप कर रहे हो तो अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी में भी हेल्प करेगी, ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगी और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल चीज़ें उसको कनेक्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू।